हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है? वेलकम टू संडे मॉर्निंग। आज संडे में भी क्लास लगाया गया है। अच्छा धर्मेंद्र, शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र अभी करवाना बचा हुआ भाई, फ्रंट करवाऊंगा ना तो उसमें करवाऊंगा, ठीक है। अभी करवाया ही नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में उसको कंप्लीट करेंगे। देन द एयर मासेस एंड देन द फ्रंट्स एंड द साइक्लोन और देन द क्लाइमेटिक जो रीजनल पैटर्न जो देखने को मिलते हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है। आज जो टॉपिक हम लोग लेकर चलने वाले हैं वो प्रेसिपिटेशन का रहेगा। उसमें जो मैंने मेंशन जो कर दिया था क्या कहते हैं कल जो हम लोगों ने रेनफॉल जो ये जो किया था क्लाउड्स वगैरह में और ह्यूमिडिटी वगैरह में, तो क्लाउड्स में हमने मेंशन इसलिए किया क्योंकि वहाँ से प्री में क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में नहीं, प्री में वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र में किस प्रकार की वर्षा होती है। खैर वो मैं आगे भी बताऊंगा, बादल कौन से होते हैं वो भी जानना होता है। सो आइए, आज जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो रहेगा प्रेसिपिटेशन। वर्षा, प्रेसिपिटेशन शब्द हमने वर्ड यूज किया है इन स्पाइट ऑफ रेनफॉल, कि रेनफॉल में अगर हम लोग देखें तो जैसे जलबूंदों की वर्षा हो रही है, रेनफॉल, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स रैन, स्नो, स्लीट एंड हेल, ऑल काइंड ऑफ। अगर हम लोग इस प्रकार से कंडेंसेशन के द्वारा जब मॉइस्चर धरती पर जब गिरता है तो उसे हम लोग वर्षा कहते हैं। जनरली क्या होता है, अगर कंसेप्ट हम लोग इसका अगर देखें तो जितनी प्रेसिपिटेशन जो होती है, कैसे, तो हवा ऊपर की ओर उठती है, एक्सपेंड करती है, इसका टेम्परेचर कम होता है, कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है, और फिर वो कंडेंसेशन की प्रक्रिया चाहे वो ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो या अधिक हो, तो उस पर डिपेंड्स करता है कि कब रेन होगा, स्नो होगा, स्लीट होगा, हेल होगा, ठीक है। और वो सारे फॉर्म्स को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्षा कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एक पॉइंट लिखेंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में कि प्रेसिपिटेशन इज एनी फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। अगर क्वेश्चन कभी बने कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, अगर इस टाइप से क्वेश्चन कभी बन जाए तो आपको ध्यान देना है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन करके अगर क्वेश्चन बन जाए कि वर्षा क्या है, सो एक पॉइंट लिखेंगे, प्रेसिपिटेशन इज एनी फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, precipitation is any form of moisture which falls to the earth, which falls to the earth, ठीक है, which falls to the earth. This includes, यही पॉइंट मेंशन करना है कि this includes rain, snow, sleet, hail, ये सारे का पॉइंट आपको मेंशन कर देने का है। हिंदी एक इसका लिख लेंगे, हिंदी रहेगा कि जैसे आपने इंग्लिश में लिखा है कि प्रेसिपिटेशन इज एनी फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, तो हिंदी इसका ट्रांसलेट कर लेते हैं कि वर्षा किसी भी प्रकार की नमी है जो पृथ्वी पर गिरती है, नमी है जो पृथ्वी पर गिरती है, इसमें बारिश, बर्फ, इसमें बारिश, बर्फ, सहीम एवं बारिश, बर्फ, सहीम एवं ओलावृष्टि को शामिल किया जाता है, और ओलावृष्टि सम्मिलित होती है, ओलावृष्टि शामिल होती है। हेल स्टॉर्म को ओलावृष्टि कहेंगे, स्लीट को हम लोग सहीम कहेंगे, स्लीट को हम लोग सहीम कहते हैं, ठीक है। देन लिखेंगे प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन वाटर वेपर्स कूल्स, precipitation occurs when water vapor cools, when the air reaches saturation point. Precipitation occurs when water vapors cools, जैसे निचले भाग में वाटर वेपर्स हुआ तो टेम्परेचर अधिक था तो वाटर वेपर का निर्माण हुआ, बट वो वाटर वेपर जैसे जैसे ऊंचाई के साथ आप ऊपर की ओर जाएंगे वो ठंडा होगा,
और ठंडा होने पर वो सैचुरेटेड वायु बनेगी, संतृप्त वायु बनती है, और देन उसके ऊपर संघनन की क्रिया होती है, फिर बादल बनते हैं और फिर उन बादलों से क्या होती है, तो वर्षा होती है। तो उसी को आप लिख रहे हैं यहाँ पर कि precipitation occurs when water vapor cools, when the air reaches saturation point, when the air reaches saturation point, the water vapor condenses and forms teeny droplets of water. The water vapor condenses and forms teeny droplets of water. These teeny droplets of water forms clouds. These teeny droplets of water form clouds. And complex forces cause the water droplets to fall as rainfall. And complex forces cause the water droplets to fall as rainfall. हिंदी लिख लेंगे कि जलवाष्प ऊंचाई के साथ धीरे धीरे ठंडा होते जाती है। जब यह संतृप्त बिंदु तक पहुंच जाती है, जलवाष्प धीरे धीरे ऊंचाई के साथ ठंडा होते जाती है। जब यह संतृप्त बिंदु तक पहुंच जाती है तो जलवाष्प संघनित होते हैं, जिससे जल की छोटी बूंदों का निर्माण होता है, जल सीकरों का निर्माण होता है। सीकर वर्ड भी हमने यूज किया था। जल की छोटी बूंदों, जल सीकरों का निर्माण होता है। यही जल की छोटी छोटी बूंदें बादलों का रूप धारण कर लेती है। यही जल की छोटी छोटी बूंदें बादलों का रूप धारण कर लेती है एवं बारिश के रूप में जल की बूंदों के गिरने का कारण बनती है। ठीक, एक पॉइंट यहां पर और लिख के रखेंगे कि वर्षा जल चक्र का एक प्रमुख घटक है। एक दो पॉइंट और एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं। रेन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द वाटर साइकिल। रेन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द वाटर साइकिल। वर्षा जल चक्र का एक प्रमुख घटक है और पृथ्वी पर अधिकांश ताजे पानी को जमा करने के लिए जिम्मेदार है। और पृथ्वी पर अधिकांश ताजे जल को जमा करने के लिए जिम्मेदार है। एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिपोजिटिंग मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिपोजिटिंग मोस्ट वाटर लिखेंगे यहां पर, एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिपोजिटिंग मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। कभी आपको मान लीजिए कि इसके विशेषताओं के साथ कभी लिखने का मौका मिले तो आप ये पॉइंट यूज कर लेंगे। और पृथ्वी पर अधिकांश आपने ये पॉइंट अभी लिखा है कि ताजे जल को जमा करने की जिम्मेदार है। एक पॉइंट और इससे मेंशन करेंगे, यह कई प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए उपयुक्त स्थिति प्रदान करता है। यह कई प्रकार के पारिस्थितिक, वर्ड आपने ध्यान दिया होगा, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक शब्द हम लोग यूज करते हैं। तो यह कई प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए उपयुक्त स्थिति प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स सुटेबल कंडीशंस फॉर मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। इट प्रोवाइड्स सुटेबल कंडीशंस फॉर मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स and it also uses in hydroelectric power plants and crop irrigation। इसका उपयोग जल विद्युत संयंत्रों और फसल सिंचाई के लिए जल के रूप में होता है। ठीक,
एक जो पॉइंट यहां पर रहेगा वो हम लोग जो देखेंगे कि अभी तो टाइप्स पर रेनफॉल पर तो प्रेसिपिटेशन पर आएंगे ही आएंगे, उसके साथ साथ एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर अगर और लिख के रख ले कि जैसे कौन कौन से ऐसे कारक है जो वर्षा को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। तो एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर कि किसी स्थान में होने वाली वर्षा को निम्नलिखित कारक व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। किसी स्थान में होने वाली वर्षा को निम्नलिखित कारक व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। Rainfall occurs in a prescribed area is affected by these factors and the first one is वायु में जलवाष्प की मात्रा, कंटेंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। वायु में जलवाष्प की मात्रा, कंटेंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ठीक। दूसरा, समुद्र से दूरी, डिस्टेंस ऑफ ओशियन, समुद्र से दूरी, डिस्टेंस ऑफ ओशियन। नेक्स्ट, भाप भरी हवाओं में बाधा का विस्तार, भाप भरी हवाओं में बाधा का विस्तार। ऑब्स्ट्रक्शंस टू मॉइस्चर लेदन winds or air, obstructions to moisture laden air or winds, obstructions to moisture laden air or winds. Next, जलाशयों का विस्तार, extension of ponds or tanks, जलाशयों का विस्तार, जलाशयों की हम लोग बात कर रहे हैं, जलाशयों का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ पॉन्ड्स और टैंक्स। नेक्स्ट, वनस्पतियों का आवरण, फॉरेस्ट कवर्ड रीजन, वनस्पतियों का आवरण, फॉरेस्ट कवर्ड रीजन। दीज आर द फैक्टर्स which will give some impact over the rainfall. So like we see why we mention tanks or a ponds or a जलाशय। एक अगर छोटा सा एग्जांपल मैं दूं, आप माइंड में रखिए, कभी अगर ऐसा भी क्वेश्चन बना नहीं है यूपीएससी में भी, लेकिन कहीं अगर बने कि why in recent scenario the frequency of cloud bursting has increased in a Himalayan region of उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एरियाज। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि हिमालय के, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के एरियाज में बादल के फटने की घटना में तीव्रता आई है, क्यों? क्लाउड बस्टिंग। तो there is also an effect of increasing extensions or areas of tanks or artificial lakes or ponds which made up by the human beings. So like we see कि earlier there was only a runoff of rivers. पहले वहां पर सिर्फ नदियां थी, but later on we have made up or built up a dam there and a larger dam there, and so whenever we have made up a larger dam or a maximum height of dam, it will store water of those rivers behind it and it will forms a artificial lake. जब भी हम डैम बनाते हैं तो डैम के पीछे में मानव निर्मित कृत्रिम झील का निर्माण होता है। तो पहले जहां पर एक नदी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही थी, रन ऑफ वाटर, यहाँ पर हम देखा रनिंग वाटर मूव कर रहा है नदी का,
तो इससे वेपोराइजेशन क्या होता था, इवेपोरेशन की अगर हम लोग बात करें तो इवेपोरेशन होता था कम. But when you stored the water behind the dam or the so much height of dam, so we have stored water in a huge volume like a Govind Sagar, Swami Ram Tirth Sagar. हाँ, कई सारे इस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा झीलें. सो झील में हम लोगों ने जल को जमा कर दिया. अब जब झील में जल ज्यादा जमा हो गया तो यहां पर इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा. That means the content of moisture will increase in air. वायु में आर्द्रता की मात्रा, नमी की मात्रा क्या होगी, बढ़ गई. और जितनी ज्यादा नमी की मात्रा होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, वर्षा. तो इस कारण से क्लाउड बस्टिंग जो है, विच आर वेरी एक्टिव इन दोज एरियाज, यू कैन सी. सो मतलब कंसेप्ट ध्यान में रखना है, जब भी मौका मिले तो हम लोग इस कंसेप्ट का भी यूज करेंगे आगे. ठीक है. सो आइए अभी जो हम लोग मूव करने वाले हैं, सो हम लोग टाइप्स ऑफ रेनफॉल की ओर अभी मूव करेंगे. टाइप्स ऑफ रेनफॉल की ओर हम लोग मूव करते हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें एक पॉइंट यहां पर अभी एक दो पॉइंट और लिखवाऊंगा मैं. जैसे आपने साइक्लोनिक रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल नाम सुन रखा है, तो उनके कंसेप्ट को देखना है और उन्हीं को सेंटेंस में बनाकर आपको लिख लेने होते हैं. जैसे जनरली सेंटेंस अभी अभी हम लोग जैसे बनाए, अगर वर्षा के बारे में अभी हम लोग ने सेंटेंस बनाया कि वर्षा क्या, तो सिंपली हम लोगों ने देखा कि जब जलवाष्प से लदी हुई वायु ऊपर की ओर उठती है तो वह ठंडी होती है, और जलवाष्प का संघनन होने से जलबूंदों का निर्माण होता है. यही हमने देखा. और ये वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर एकत्रित होकर वायु में ही तैरने लगते हैं. जब जलकणों की मात्रा इसमें काफी अधिक हो जाती है तो ये इसको होल्ड नहीं कर पाता है. जब वो बादल से भी भारी हो जाएगा तो क्या हो गया, फिर वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की ओर आएगा. और यही क्या है, वर्षा है. और क्या होता है, इसी को आपको ऐसे ही सेंटेंस बना के लिखना होता है कि जब नमी से युक्त हवा वायु ऊपर की ओर उड़ती है, वो धीरे धीरे ठंडी होते जाती है, वो संतृप्त वायु तक पहुंच जाएगी. संतृप्त वायु मतलब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब वो पूरी तरह से अब ठंडी हो गई. तो अब ठंडी हो गई तो उस पर अब वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल सकती है. वो वाटर ड्रॉपलेट्स बदलने के लिए क्या चाहिए, द हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, दैट इज अ धूलकण. और धूलकणों के ऊपर आर्द्रताग्राही, ये जो आर्द्रताग्राही नाभिक जो धूलकण होते हैं उसके ऊपर संघनन की क्रिया होगी, जल सीकरों, जल बूंदों, वाटर ड्रॉपलेट्स का निर्माण होगा, वो बादल बनेंगे और वो बादल तैरेंगे. वो तब तक तैरेंगे जब तक कि उसकी मात्रा बढ़ नहीं जाएगी. जैसे आप देखते हैं ना कि एक बूंद है, अब ये एक बूंद है और ऐसे आप देखते हैं कि अभी लगा हुआ है, लेकिन इधर से अगर कोई मॉइस्चर की मात्रा इसको पॉइंट हो और ये बूंद धीरे धीरे इसका साइज बढ़ जाए, तो जब साइज बढ़ गया तो फिर ये क्या हो गया, नीचे की ओर गिर गई. तब वो नीचे की गिरता. आप कई बार देखते हैं कि आसमान में बादल होते हैं, काले घने बादल है, लेकिन उनसे बारिश नहीं हो रही, क्योंकि उन बादल जो है ज्यादा ऊंचाई के जैसे बादल बने हुए हैं. अब उन बादलों में मॉइस्चर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर वो बादल उसको रोक पा रहा है. वो मॉइस्चर अभी इतने ज्यादा बड़े बड़े बूंद नहीं बने हैं कि वो नीचे की ओर फेल डाउन हो जाएंगे. तो उसको क्या करेगा, सस्पेंशन करता हुआ ऊपर ही रह गया बादल के साथ में, घूमता फिरता रहेगा. लेकिन जैसे ही इसको और थोड़ा सा मॉइस्चर की मात्रा मिल गई इस भाग में, अब जैसे ही इस भाग में थोड़ा सा और मॉइस्चर की मात्रा बन गई, ये जल बूंदे क्या हो गई, नीचे की ओर गिरनी शुरू हो गई. तो इसलिए आप देखते हैं कुछ स्थानों पर बादल बने हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही, वो ऊपर तैरता रहेगा. उसमें भी ऐसा नहीं है कि जल बूंद नहीं, उसमें भी है लेकिन बारिश नहीं होगी. तो वो भी चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब तक वायु का अवरोध जल की बूंदों को वायुमंडल में लटकाए रख सकता है तब तक वो बूंदे नीचे नहीं आएंगी. और जब वो बूंदे मतलब अवरोध कम हो जाए तो वो नीचे की ओर आनी शुरू हो जाती है. तो इसलिए देखते हैं कि आप टेम्परेचर का कम होना भी जरूरी है. टेम्परेचर कम होगा तो वायु उतनी तेजी से ऊपर की ओर मूव नहीं करेगी. ठीक है, जब वायु उतनी तेजी से मूव नहीं करेगी तो ये बारिश होनी शुरू हो जाएगी.
और नहीं, अगर नीचे से अगर मूवमेंट ज्यादा तेज हुआ तो ये बादल बनने के बाद भी हवा जब ऊपर की ओर मूव करेगी सिंपली, तो ये जलबूंद नीचे नहीं आ सकते। ये इसका कंसेप्ट होता है। बादल में भी, बादल बनने के बाद भी, मॉइस्चर होने के बाद भी बारिश नहीं होती है कई स्थानों पर। ठीक है, सो अभी जो हम लोग आ रहे हैं वो हेडिंग रखेंगे आप टाइप्स ऑफ रेनफॉल। वर्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, वर्षा के प्रकार एक पॉइंट पर आएंगे। पॉइंट रहेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन rainfall may be classified into, on the basis of origin rainfall may be classified into 3 main types। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को निम्नलिखित 3 प्रकारों में बांटा गया है। एंड द फर्स्ट वन इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये जो हो जाता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, हिंदी इसका हो गया संवहनीय वर्षा। दूसरा ऑरोग्राफिक रेनफॉल और रिलीफ रेनफॉल। ठीक, ये है पर्वतीय वर्षा, देन थर्ड वन है साइक्लोनिक फ्रंटल रेनफॉल, चक्रवातीय एवं वाताग्रीय वर्षा। एक मैं अलग से भी आपको लिखवा दूंगा, मानसून रेनफॉल, मानसूनी वर्षा। जो कि ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स और वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स जो होंगे, दोनों से हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये अलग से लिखवाऊंगा। तो देयर आर द 3 टाइप्स मेनली, द टाइप्स ऑफ रेनफॉल, the main common in all over the world. This one is not common, this one is only occurs in the South Asia ना। so और एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिए कि different types of precipitation depending on the, विभिन्न प्रकार की वर्षा, ठीक है, विभिन्न प्रकार की वर्षा क्षेत्र विशेष की, विभिन्न प्रकार की वर्षा क्षेत्र विशेष की भूभौतिक स्थिति, क्षेत्र विशेष की भूभौतिक स्थिति और जलवायु स्थिति में, और जलवायु स्थिति में क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर, और जलवायु स्थिति में क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर अलग अलग होती है। कई मौका मिले तो इस शब्द को आप यूज कर पाएंगे। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन डिपेंडिंग ऑन द जियोफिजिकल कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द जियोफिजिकल कंडीशन एंड द रीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन। पॉइंट था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन डिपेंडिंग ऑन द जियोफिजिकल कंडीशन एंड द रीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन। आइए अब कंसेप्ट देखेंगे, फिर उसको आप खुद से भी बना सकते हैं, मैं भी लिखवा दूंगा। कंसेप्ट देखेंगे हम लोग कन्वेक्शनल रेनफॉल का।
कैसे संवहनीय वर्षा होती है। अब आप संवहन जान चुके हैं, सैचुरेटेड एयर जान चुके हैं, कंडेंसेशन जान चुके हैं, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, वर्षा नीचे की ओर आती है, जलबूंद जो गिरते हैं वो जान चुके हैं। सो अब हम लोग हेल स्टॉर्म वगैरह भी जान चुके हैं, थंडरिंग भी दिखाऊंगा अभी यहाँ पर मैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये, चलिए आइए, कन्वेक्शनल रेनफॉल विच इज वेरी कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन की हम लोग चर्चा करते हैं, उसी को यहाँ पर दिखाऊंगा मैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what about the climatic conditions should be there? So temperature should be high. तापमान क्या होना चाहिए वहां पर, अधिक होना चाहिए। So you have given a temperature is high there. If the temperature is high, you can see because of the conduction process, earlier we have discussed it, due to conduction process, संचालन की प्रक्रिया के द्वारा अगर हम लोग देखें, the air will become warm. The air will become warm. वायु क्या हो गई, गर्म हो गई। पॉइंट ध्यान दीजिए अब सबसे पहले। सो अब हम लोग क्या दिखाएंगे कि ऐसे दिखाते हैं, बिकॉज ऑफ द सन्स परपेंडिकुलर रेज, सूर्य की सीधी किरणें इन भागों में मोस्ट ऑफ द टाइम पड़ती हैं, तो यहां पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी चीज को एक साथ दिखा रहा हूं मैं, टेम्परेचर हाई हो जा रहा है सूरज की डायरेक्ट रेस के पड़ने से, क्योंकि शॉर्टर द डिस्टेंस मैक्सिमम द हीट। ठीक, अब जो यहां पर आपने दिखा दिया कि सरफेस हीटेड हो गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सरफेस हीटेड हो गया। क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपको मैक्सिमम हीट फील कब होता है, पूरे दिन में सर्वाधिक गर्मी किस समय होती है, 12 से 2 में, 2 से 4, 4 से 6, 10 से 12। सो आप देखिए कि सरफेस हीटेड जो है दैट इज इन बिटवीन 12 टू 2 PM। 12 से 2 में सूरज के सोलर रेडिएशन के द्वारा, ये आपने क्या दिखाया है, तो सोलर रेडिएशन दिखाया, सब पॉइंट में करवा चुका हूं। लॉन्ग वेव्स की जगह पे ये शॉर्ट वेव्स होता है, क्योंकि जितना अधिक टेम्परेचर होगा उसका वेवलेंथ उतना ही कम होता है। तो सरफेस हीटेड हुआ, धरातल गर्म हो गई। धरातल के गर्म होने के बाद वायु जो गर्म हो रही है, ये हो रही है 2 से 4 PM पर। दैट मीन्स जब वायु गर्म होगी देन यू विल फील द टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड। धरातल के गर्म होने से फीलिंग नहीं आएगी, वायु के गर्म होने से आएगी। और ये लोअर लेयर को ही सिर्फ गर्म कर रहा है, अपर लेयर को गर्म नहीं किया है इसने, क्योंकि पृथ्वी की सतह से लगी हुई वायु क्या हो रही है, धीरे धीरे 1 by 1 लेयर करते हुए क्या हो गई, गर्म हो गई, वो भी लोअर लेयर सिर्फ। ठीक, अब पॉइंट हमने दिखाया अभी कि दोपहर का समय में पृथ्वी का धरातल गर्म हुआ और फिर सतह से लगी वायु गर्म हो गई, और एक बार जब वायु गर्म हो गई सो इट विल बिकम अनस्टेबल, वायु अस्थिर हो जाएगी, और गर्म वस्तु हल्की होती है, देन इट विल मूव अपवर्ड्स। ये हवा ऊपर की ओर मूव करेगी, और ये प्रोसेस है कौन सा, इसको हम लोग कहते हैं क्या, कन्वेक्टिव करंट्स। इसे हम लोग कहते हैं कन्वेक्टिव करंट्स। ध्यान दीजिएगा, संवहनीय धाराएं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि ऊपर जो ये जो वायु जो ऊपर उड़ती है ये हवा है, इट इज नॉट विंड्स, इट्स एयर। ये संवहनीय धाराएं होती है, कन्वेक्टिव करंट्स हम लोग इसको कहते हैं। और ये जब हवा ऊपर की ओर उठेगी सो इट विल कूल डाउन rapidly. It's just because it's having a so much temperature or a heat. तो बहुत तेजी से यह ठंडी होगी। Now, what about the process or a rate by which the temperature decreases in an early stage of warm air, and it's so called the DALR. That is a 10 degrees Celsius per kilometer or a 1000 meter. ठीक, अब आप देख रहे हैं कि ये हवा जो गर्म हुई, ये वायु जो गर्म होकर ऊपर उठी, तो उसके ठंडे होने की दर क्या है, व्हाट अबाउट द रेट बाय विच द एयर विल
रिलीजेस देयर टेम्परेचर, और वायु जो होगी वो ठंडी होते हुए जाएगी। ठीक, सो DLR 10 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए कि इस वायु का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है, तो 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। सारे कंसेप्ट को ध्यान रखिए, इन्हीं को आप यूज करेंगे whenever it will appear for the mains exam in UPSC। और इधर आप अगर PCS भी दोगे तब भी तो यही लिखना है, बट वही थोड़ा सा मैटर शॉर्ट करना पड़ जाता है आपको, ठीक है। और ऑप्शनल में जाओगे तो इतने सारे जो भी मैं बता रहा हूँ ये ऑप्शनल तक में आपके काम में आएगा। सो पॉइंट यहाँ पर देखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, एंड द 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ एयर, ये कन्वेक्शनल रेनफॉल तो मैंने पहले ही आपको हेडिंग करवाया हुआ है, आप नीचे भी लिख के रख सकते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। सो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ एयर इज कॉल्ड व्हाट? अ सैचुरेटेड एयर। ये वायु कैसी हो गई? संतृप्त वायु हो गई, ठीक है। ये वायु कैसी हो गई? तो ये संतृप्त वायु हो गई, ठीक है। अब जो हम लोग इसके बाद आगे की ओर मूव करते हैं, ये एडियाबैटिक लैप्स रेट है भाई। ये जो हमने दिखाया एडियाबैटिक लैप्स रेट, ये ध्यान रखिए, वायु अपने से ऊपर नहीं उठ रही है, गर्म होने के बाद ऊपर उठ रही है। आफ्टर द हीटिंग इट विल राइजेस एबव, सो इट विल कूल्स डाउन बाय द एडियाबैटिक लैप्स रेट। वो मैंने आपको बताया, दिस वन इज नॉट द नॉर्मल कंडीशन, ये सामान्य दशा नहीं, ये वायु गर्म होने के बाद ऊपर उठ रही है, और जब वायु गर्म होने के बाद ऊपर उठती है दैट इज सो कॉल्ड द adiabatic lapse rate, and then you will see the latent heat of condensation also there. So now the temperature has attained a 0 degree Celsius of air. वायु का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, संतृप्त हो गई। अब संघनन की क्रिया हो सकती है, अब कंडेंसेशन प्रोसेस हो सकता है। So now इसी किस प्रकार से कंडेंसेशन प्रोसेस होना शुरू होगा? कौन सी प्रक्रिया होगी? कंडेंसेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? संघनन की प्रक्रिया। बट पॉइंट ये है कि संघनन की प्रक्रिया, कंडेंसेशन प्रोसेस किसके ऊपर होगा? एटलीस्ट देयर शुड बी सम न्यूक्लियाई विच ओवर अ कंडेंसेशन प्रोसेस विल अकर्स, क्योंकि एयर हैज अटेन्ड अ मिनिमम टेम्परेचर, वायु ने अपने तापमान पूरा रिलीज कर चुकी है, 0 डिग्री हो चुकी है। अब वो वायु संतृप्त हो चुकी है, तो वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई पर कंडेंस्ड हो जाएगी, संघनित हो जाएगी। और जैसे कि यह अभी वायसर 0 डिग्री हो गया, ये एयर मतलब एक धूलकन है, इस पर क्या बन गया? वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स। इसी को हम लोग जलबूंद कहते हैं, इसी को जल सीकर कहते हैं, ठीक है। सो above the hygroscopic nuclei the condensation process will form। यहां पर मैं एक बार फिर से वर्ड यूज कर रहा हूं, कौन सा है? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जिसको कि हम लोगों ने एक शब्द यूज किया था आर्द्रताग्राही और वाष्पग्राही। आर्द्रताग्राही और वाष्पग्राही हम लोग वर्ड यहां पर यूज किए हैं, ठीक। देन एक पॉइंट पर आते हैं कि संघनन की प्रक्रिया हुई, इससे फॉर्मेशन होगा किसका? बादल का। और फिर अब देखिए 12 to 2 PM, 12 से 2 बजे पृथ्वी का धरातल गर्म हुआ है, सरफेस हीटेड हुआ है, हिंदी में लिख सकते हैं धरातल गर्म हुआ। देन 2 से 4 में वायु गर्म हुई, ऊपर की उठी। तो ये जो वर्षा जो होगी, जो संवहनीय वर्षा की हम लोग बात कर रहे हैं, संवहनीय वर्षा कब होगी? एट विच टाइम? कन्वेक्शनल रेनफॉल जो होगा वो किस समय होगा? 4 बजे के बाद। दैट मीन्स एट
एट इवनिंग टाइम, शाम के समय में, एट इवनिंग टाइम, शाम के समय में। मगर क्या ये वर्षा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगी? नो, इट विल बी अकर्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. It will occurs for a short duration, but you see कि this one will be a heavy rainfall. ये जो convectional rainfall जो होगा for a short duration, a heavy rainfall, कम अवधि के लिए तीव्र वर्षा की स्थिति होगी, बहुत ही तेज बारिश होगी आपको, ठीक है, बहुत ही तेज बारिश होगी आपको इसमें. देन जो हम लोग देखते हैं, अच्छा एक जो हमने लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की बात किया कि वो क्या होगा, देखिए जब ये एयर जो ऊपर की ओर उठते हैं तो ध्यान रखिएगा एयर कैसा है, वार्म, और ये हवा अगर है मॉइस्ट, क्योंकि वेपराइजेशन हुआ है इस भाग में, तो ये मॉइस्ट है और वार्म है. तो जब ये संघनन की क्रिया होगी, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, तो जो एयर का हीट है संघनन की क्रिया के बाद वो हीट रिलीज हो जाता है, वही ऊष्मा को हवा वायु रिलीज कर देती है, और दैट इज कॉल्ड द संघनन की गुप्त ऊष्मा. दैट इज कॉल्ड द संघनन की गुप्त ऊष्मा. हिंदी इंग्लिश दोनों लिख के रखना है. लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन हम लोग इसको कहते हैं. दैट मीन्स कि यहां पर अब आप सोचिए कि जो जलबूंद का जो निर्माण हुआ, इससे हीट रिलीज भी हुआ है, and that is the latent heat of release which will force these latent heat of condensation will further heats the air and forces the air to go further up. अब क्या पॉइंट है कि ये जो हीट रिलीज हुआ यहां पर, इससे इस भाग की वायु होगी गर्म, और वो वायु फिर से ऊपर की ओर क्या होगी, मूव करेगी. ठीक है, यहां तक आप देख पा रहे, ये वायु जो है फिर से ऊपर की ओर मूव करेगी. मैक्सिमम जो हम लोग किसी वायु का शीर्ष देखते हैं, आप देख पा रहे हैं इस फिगर में, मैक्सिमम जो बिल्कुल टॉप जो हो जाता है शीर्ष, दैट इज सो कॉल्ड द एनविल हेड. किसी भी बादल का जो सबसे शीर्ष का भाग होगा उसको हम लोग एनविल हेड कहते हैं. हिंदी इसका हो जाता है निहाई शीर्ष. कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा, निहाई शीर्ष, किसी बादल का सबसे ऊपर का भाग, सबसे शीर्ष का भाग. सो अभी मैंने बताया कि कंडेंसेशन प्रोसेस होने से latent heat of condensation will release which will heat the air and moves it further up. अब इन हवा को ऊपर की ओर फिर से उठाया जाएगा. अब पॉइंट क्या है कि ये हवा तो ठंडी हो रखी है लेकिन ये फिर से ऊपर उठ रही है. सो अभी जो रेट था वो था DALR. ठीक है, अभी मैं ये सैचुरेटेड एयर आप जान चुके हैं, इसको हटा रहा हूं यहां से. अब जो हवा, ठंडी हवा, आर्द्र हवा, क्योंकि ये वेट हो चुकी है, आर्द्र हो चुकी है, ये फिर से ठंडी होगी क्योंकि ये ऊपर उठ रही है, और ऊपर उठेगी, फैलेगी, और फैलेगी तो टेम्परेचर फिर से क्या होगा, कम. उम्मीद है पॉइंट समझ रहे होंगे आप कि अब ये हवा 0 डिग्री सेल्सियस के बाद ठंडी होनी शुरू हुई, तो ये किस दर से कम होगी. एक चर्चा हुई थी WALR. सामान्य रूप से जो हवा ऊपर उठती है, that is so called the what, normal lapse rate, environmental lapse rate. But here is not a simple conditions. सामान्य तो कंडीशन है नहीं, air is warm and then it is rises up. so यहाँ पर जो कंडीशन है वो एडियाबैटिक लैप्स रेट है, रुद्धोष्म ताप पतन दर, वो मैं आपको कराया था, रुद्धोष्म ताप पतन दर. ठीक, सो यहाँ पर जब हवा 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जब फिर से ठंडी होगी तो वो किस दर से होगी, तो ये रेट है WALR, और ये जो होता है ये नॉर्मल लैप्स रेट से भी कम होगा, 6 डिग्री सेल्सियस
पर किलोमीटर। ठीक, अब जो हवा आप देख रहे हैं 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की दर से ठंडी होगी। ये ऊपर उठने वाली हवा, तो ऊपरी भाग में टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। अब आप देखिए कि इसी बादल में कुछ स्थानों पर तापमान कम हो गया, कुछ स्थानों पर तापमान बढ़ गया। तो इन बादलों में कहीं पर प्लस की स्थिति हो गई, कहीं पर माइनस की स्थिति हो गई। प्लस और माइनस, क्योंकि एयर पार्टिकल्स विल चार्ज्ड विद द चेंजेस ऑफ टेम्परेचर। तापमान के बढ़ने घटने से वो भी चार्ज होते हैं। सम कटायन एनायंस की स्थिति बनेगी, कोई पॉजिटिवली चार्ज होगा, कोई नेगेटिवली चार्ज होगा। सो हियर वी कैन शो कि हियर इट इज अ नेगेटिव चार्ज, हियर इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। और जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो बिजली जो चमकती है यही तो है थंडरिंग, बिजली का चमकना। और जब ये आपस में मतलब जब चार्ज पार्टिकल्स दोनों मिल गए, टकरा गए, तो इनके टकराने से क्या होगा, विस्फोट की स्थिति होगी। दैट्स द थंडरिंग, बिजली का चमकना और गरजना। तो ये जब टकराएंगे तो इनसे आवाजें भी होंगी, बादलों से जो आवाज आती है, और जब ये टकराएंगे तो ये लाइट भी आपको रिलीज करेगा, लाइट भी उससे रिलीज होगा। सो लाइट भी आपको देखने को, लाइटनिंग भी होगा, थंडरिंग भी होगा, बिजली का चमकना एवं गरजना भी होगा। ध्यान दीजिए, संवहनीय वर्षा है। कल ही मैंने अपने क्लास में आपको बताया था कि ये कौन सी वर्षा होगी, मतलब ये बादल कौन सा होगा। इस बादल का नाम है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। इस बादल का नाम है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स। आज कोई कमेंट नहीं ले रहा हूं, आप इसको सीधा ध्यान देखिएगा, कंसेप्ट की चीजें हैं। सो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स हम लोग यहां पर दिखा रहे हैं। क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स, हिंदी क्या बताया था मैंने इसका कल की क्लास में, कि ये आपको कपासी वर्षाकारी मेघ बताया था। तो मैक्सिमम वर्टिकल एक्सटेंट क्लाउड है ये। किसी भी बादल की सर्वाधिक ऊर्ध्वाधर विकास वाली अगर कोई बादल अगर कोई है तो वो आपको लंबवत विकास, वो है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। और एनविल हेड भी हमने दिखा दिया, इसमें लाइटनिंग थंडरिंग में दिखा दिया। अब एक पॉइंट और देखिए जरा सा, कि यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो बने इस भाग में, जो आप दिखा रहे हैं कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो बने, ये वाटर ड्रॉपलेट्स अगेन जब ऊपर की ओर पहुंचा दिए जाएंगे, जब नीचे से एयर फोर्स के साथ राइजेस अप होगा, ऊपर की ओर मूव करेगा, तो ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा टेम्परेचर क्या है, माइनस में। जब टेम्परेचर माइनस में है तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी फ्रीज्ड, वो फ्रीज हो जाएगा। और जब फ्रीज हो गया, थोड़ा सा वेट बढ़ा, फिर लटक के नीचे की ओर आया, लेकिन नीचे से फोर्स ज्यादा है, अभी उतना ज्यादा उसका मास नहीं हुआ है कि उसको गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर खींच ले। तो ये, और चूंकि बादल में ही सस्पेंशन कर रहा है, ऊपर फिर से जाएगा, फिर एक लेयर बनेगा, फिर नीचे आएगा, फिर पिघलेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर से एक लेयर बनेगा। सो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो आपका वाटर ड्रॉपलेट जो फ्रीज होता जा रहा है, उसका साइज इनलार्ज हो गया, उसमें एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर होता जाए, कंसेंट्रिक रिंग्स देखने को मिलेंगे, एंड देन इट विल फेल डाउन ऑन अ सरफेस, और इट इज कॉल्ड व्हाट, अ हेल स्टॉर्म। ये होता है ओलावृष्टि। तो इसी बादल में मैंने दिखाया कि बादलों में जब संघनन की क्रिया हुई, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज हुआ, एयर अगेन वार्म हुई, ऊपर उठी, तो वाटर ड्रॉपलेट्स तो बने ही बने, इसके साथ टेम्परेचर ऊपरी भाग में और कम हो जाएगा। मान लीजिए कि बादल 10 किलोमीटर की ऊंचाई का बन चुका है, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप सोच रहे कितना अधिक टेम्परेचर हो जाएगा। अगर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जीरो है तो अभी भी आपके पास 5.5 किलोमीटर है। 5.5 किलोमीटर का मतलब है कि आपके पास में कम से कम उसकी जो 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका है। यहाँ पर इस भाग में -32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका है। गेटिंग अ पॉइंट नॉट? तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखने का है।
देन एक पॉइंट देखते हैं कि अभी हमने ओलावृष्टि भी दिखाया, हेल स्टॉर्म दिखाया, लाइटनिंग थंडरिंग भी दिखाया, ठीक है। ये जो एरियाज जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये कौन सा जैसे हमने अभी अगर इसको हम लोग को एरिया भी दिखा देना हो, सो फर्स्टली हम लोग ये भी दिखा सकते हैं 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, द मोस्ट कॉमन एरियाज। यू कैन सी अमेजन रिवर बेसिन, अमेजन नदी घाटी का जो एरिया है उसमें इसी प्रकार की वर्षा आपको देखने को मिलती है। इक्वेटोरियल रीजन में, आईटीसीजेड के क्षेत्र में, डोल्ड्रम के रीजन्स में, यू कैन ऑल्सो शो देयर द इक्वेटोरियल डोल्ड्रम्स, इक्वेटोरियल आईटीसीजेड। ठीक, आपको मैंने थर्मल इक्वेटर ही बताया, थर्मल इक्वेटर, हाउ द शिफ्टिंग ऑफ लोकेशन ऑफ द सन will further shifts the ITCZ above the 0 degree line, and it is so called the north intertropical convergence. When it moves south, it is called the south intertropical convergence, that is also called the thermal equator. NITC or SITC is a thermal equator which moves north or southwards. सो यहाँ पर हमने सारे कंडीशन बताए, एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं इस कंसेप्ट को, देखिएगा जरा से यहाँ पर, ठीक है, कि फर्स्टली द सन हीट्स द लैंड एंड द एयर एबव। अगर सिंपली हम लोग देखें यहाँ पर कि सबसे पहले प्रोसेस देखिएगा एक बार फिर से, सूर्य से, ये सूर्य आपने दिखाया हुआ है इस भाग में, कि सूर्य से पृथ्वी गर्म हुई है 12 से 2 बजे के बीच में, पृथ्वी की सतह से लगी हुई वायु गर्म हुई है 2 से 4 बजे के बीच में, बाय द कंडक्शन प्रोसेस। ठीक, अब ये वायु गर्म हुई तो यहां पर हवा जब गर्म होगी इट विल बिकम अनस्टेबल, हल्की हो जाएगी, ऊपर उठेगी, लो प्रेशर का जोन बन जाएगा। इस भाग में क्या बन जाता है तो लो प्रेशर। यही इक्वेटोरियल डोल्ड्रम्स है, यही इक्वेटोरियल आईटीसीजेड की स्थिति है। अब ये एयर जब ऊपर की ओर मूव करेगी, ये कन्वेक्टिव करंट्स के रूप में मूव कर रही है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संवहनीय धाराएं। यह है कन्वेक्टिव करंट्स, संवहनीय धाराएं। ठीक, अब जब ये एयर ऊपर की ओर मूव करेगी, इस भाग में किस हिसाब से ठंडी होगी, बाय विच रेट the air will decreases temperature or loses temperature when it rises up. So it will loses temperature by the rate of DALR, dry adiabatic lapse rate. ये मैं आपको करवा चुका हूं, इसका फुल फॉर्म आप सबकी जानकारी में है, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। इसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, शुष्क रुदोष्म पतन दर, शुष्क रुदोष्म पतन दर। और जब WLR की बारी आएगी तो ये हो जाता है वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट। ये है आर्द्र रुदोष्म पतन दर। तो जो वायु ठंडी होगी तो उसके ठंडे होने की दर कम हो जाएगी। ध्यान रखिए, गर्म वस्तु तेजी से रैपिडली ठंडी होती है, जबकि ठंडी वस्तु धीरे धीरे ठंडी होती है। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखने का है। ओके, सो हमने देखा है कि पहले वायु DLR की ठंडी हुई 0 डिग्री सेल्सियस, देन द कंडेंसेशन प्रोसेस विल अकर्स, संघनन की प्रक्रिया होगी, एंड बाय विच द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन विल रिलीज, संघनन की गुप्त उष्मा रिलीज करेगी, उससे निकलेगी, क्योंकि ये जो एयर वार्म होके जब ठंडा होगा तो अपने जो हीट लेकर नीचे से आया तो उसको रिलीज कर देगा, और इसके हीट रिलीज करने से आसपास की वायु फिर गर्म होगी, और ये गर्म वायु फिर ऊपर की ओर उठेगी, अगेन इट विल मूव फर्दर एंड राइजेस अप, और ये जो ठंडी वायु फिर से ठंडी होगी, तो ये किस दर से ठंडी होगी, 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की दर से ये ठंडी होगी। ठीक है, और हम लोग देखते हैं ये ठंडी होते होते अगर इस बादल की ऊंचाई 10 किलोमीटर की बना दे तो ऊपरी भाग में टेम्परेचर -32 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। तो ऊपर में माइनस, नीचे में प्लस, ऐसी स्थिति बनेगी, और ये प्लस माइनस जब टकराते हैं तो लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, बिजली का चमकना गरजना होता है।
ये वाटर ड्रॉपलेट्स, जलबूंद, जल सीकर जो नीचे बने हैं, फोर्स के साथ जब ऊपर उठ के चले जाएंगे तो यहां पर वो फ्रीज्ड हो जाएगा, फ्रीज्ड टोटली, क्योंकि ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो गया। ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो गया तो क्या बनेगा, हेल, स्नो, ऐसा स्थिति होता है। ठीक है, तो ये फ्रीज हो गया, जम गया, फिर नीचे आएगा, फिर एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा, कई सारे लेयर के निर्माण होंगे। आप देखिएगा एक जो ओला जो होता है उसमें कई लेयर्स पाए जाते हैं, तो देयर आर सच काइंड ऑफ लेयर्स विल फॉर्म सच काइंड ऑफ कंडीशंस। हाँ, सो यह नीचे गिरेगा तो इसी को हम लोग हेल स्टॉर्म कहते हैं, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, ओला वृष्टि हम लोग कहते हैं। ठीक, और ये जो वर्षा होती है यही संवहनीय वर्षा है, जो कि कब होती है, शाम के समय में, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड अ हेवी रेनफॉल। ये बारिश जो होती है काफी तेज बारिश होती है, कुछ समय के लिए होगी, कुछ घंटों के लिए होगी, और उसके बाद ये बारिश क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, सो अगर इसका एरिया भी आपको लिख के रखना हो, मोस्ट कॉमन एरियाज, तो आप इक्वेटोरियल रीजन होते हैं, इक्वेटोरियल रीजन कौन कौन से, डोल्ड्रम्स और ITCZ, दोनों ही पॉइंट में आपको करवाया हुआ हूं। तो ये कंसेप्ट है कन्वेक्शनल रेनफॉल का, इसको आपको सेंटेंस में लिख के रखना पड़ेगा। इसी को आप कंसेप्ट में लिख कर सेंटेंस में रख लेते हैं। इवन अगर हम लोग देखें तो ये वर्षा जो सामान्य वर्षा जो होती है, ये जब आप टेम्परेट रीजन वाले प्रदेशों में भी जाएंगे तो वहां पर कैसे होगी, उसको बताऊंगा। फिलहाल तो इक्वेटोरियल रीजन ही आपको लिख के रखने का है। इसी को अगर आप कहे तो मैं सेंटेंस में इसको आपको लिखवा देता हूं, आइदर यू हैव टू मेक योर ऑन सेंटेंस। आपको इसी को जैसे जैसे मैंने बताया उसी के हिसाब से आपको इसको सेंटेंस बनाने होंगे। एक हिंदी आपको बताता हूं, देखिए इसको कैसे लिख के रखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, तो हिंदी एक चाहे अगर लिख के रखना तो लिख के रखेंगे कि जब दिन के समय में सूर्य से प्राप्त सौरिक विकिरण के द्वारा पृथ्वी का धरातल गर्म हो जाता है, तो संचालन की प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे सतह से लगी हुई परतें वायु की गर्म हो जाती है। ये आपको ये प्री का पॉइंट है, इसको मेंस में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि 12 से 2 और 2 से 4 आप यहाँ पर लिखेंगे, जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, बाकी वर्ड्स को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। सो वायु गर्म हो जाती है, गर्म वायु हल्की और स्थिर होती है और ये ऊपर की ओर मूव करती है, जिसे हम लोग संवहनीय धाराएं कहते हैं। ये हवा, ये वायु जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगी, पहले DALR की दर से ठंडी होती है और ये वायु 0 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंच जाती है, जिसे हम लोग संतृप्त वायु कहते हैं। और जिस संतृप्त वायु का आर्द्रताग्राही नाभिकों पर संघनन की क्रिया होती है और संघनन की क्रिया के पश्चात जलबूंद जलसीकरों के रूप में बादल का निर्माण होता है। संघनन की प्रक्रिया में गुप्त ऊष्मा के रिलीज होने से, निर्मुक्त होने से, देखिए वर्ड कैसे कैसे यूज करना पड़ता है आपको, कि रिलीज होना को हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे, निर्मुक्त होना। हाँ, निर्मुक्त होने से वायु फिर से गर्म हो जाती है, वायु फिर से गर्म होती है और ऊपर की ओर उठती है। ये आर्द्र वायु, ये ठंडी वायु जब ऊपर की ओर उठती है तो WALR की दर से ठंडी होती है। और हम लोग देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि WLR की दर से ठंडी होती है और इससे साथ साथ नीचे की जल बूंद और जल सीकरों का भी ऊपर की ओर आगमन हो जाता है। नीचे जब वायु का फैलाव होगा नीचे से तेज, तो ऊपर की ओर चली जाती है और जल बूंदें जम जाती है। इससे इन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे बिजली का चमकना और गरजना भी होता है, जिसको कि आप क्या कहते हैं, तड़ित झंझा। देखिए वर्ड सब आपको ऐसे यूज करना पड़ेंगे। इन्हीं बादलों से तड़ित झंझा की स्थिति होती है, इन्हीं बादलों से ओलावृष्टि होती है। ये संवहनीय वर्षा है जो शाम के समय में होती है। ये कम अवधि में काफी तीव्र वर्षा होती है।
इनका जो विस्तार है ये विषुवत रेखीय प्रदेशों में सामान्यतः होती है, ठीक है, सामान्यतः होती है। इस तरह से करते हुए आपको इसके सेंटेंस यहाँ पर लिख के रखने पड़ेंगे। यही आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल हो जाता है, ठीक है। अब जो इसके बाद जो हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे, और इसमें ऐसा भी नहीं कि ये सिर्फ हवा इधर से आ रही है। इसे अगर हम लोग देखें, मैंने ऑलरेडी आपको एक कंसेप्ट बताया हुआ है कि अगर ये डोल्ड्रम का एरिया है तो इस तरफ से एक वायु भी आती है, ट्रॉपिकल एरियाज से वार्म और मॉइस्ट एयर भी आती है इसकी तरफ में, जो कि होती है कौन, ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स भी तो आती है इस तरफ में, जो अपने साथ मॉइस्चर को लेकर आएगी, और इस भाग में आने पर उसका क्या होता है, कन्वर्जेंस। और ये पूरे भाग क्या कहलाता है, आईटी सीजेड। और इसी भाग में चूंकि कोई भी हॉरिजेंटल विंड्स नहीं होती, सो दैट बिकम्स अ काम जोन, या एक शांत पेटी बनता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, डोल ड्रम कहते हैं। सो यही विषुवतीय डोलड्रम का क्षेत्र है, जहां पर संवहनीय धाराएं के रूप में संवहनीय वर्षा आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप अपना एक सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। इसी को आपको मेंस में भी लिखना होता है। कंसेप्ट जितना ज्यादा आप देंगे, आपके नॉलेज को अगर आपने शो किया, तो उस हिसाब से आपके नंबर भी मिलेंगे। फिगर बनाना होगा, जितने बेहतर तरीके से आप अपने फिगर को शो कर पाएंगे कि इसी फिगर में आपने एक सरफेस टेम्परेचर हीटेड दिखाया, वार्म एयर को दिखाया, बादल बनते दिखाए, कौन सा बादल, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, एंड ऑल द कन्वेक्टिव करेंट्स, कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, इतने सारे चीजों को आपने दिखा दिया। आई हैव आल्सो शो एनुअल हेड देयर and the DALR and the WLR process by which the air cools down with the rising up. So ये सारा चीज अगर आप दिखाते हैं तो आपको नंबर आपके चाहत के अनुसार ही प्राप्त होगा, ठीक। When I scored the 342 and 324 marks in a UPSC optional, so I used to give such kind of a figure, and I used to give a diagrams and a mind maps. Mind maps ही डाल देता था, क्योंकि जो मेरे माइंड से जैसे मैंने याद किया उसी को डायग्रामेटिकल बेसिस पे आपने शो कर दिया, नंबर मिल जाएंगे। You should know how to fetch the marks. The main thing is that कि कैसे मार्क्स को हम लोग फेच करेंगे। कोई व्यक्ति अगर आपका कॉपी चेक करेगा तो वो कैसे खुश होगा, उसे खुश करना होगा। लास्टली हमें उसे खुश करना है अपने वर्क से। जब आप काम कहीं करेंगे एज एन, अगर आईएएस आप काम करते हैं, आईपीएस काम करते हैं, तो अपने वर्क से आप अपने सीनियर्स, अपने मंत्रालय, हर चीज को आप खुश तो रखोगे। देन यू विल गेट अ रिवार्ड फॉर दैट ऑल्सो, लाइक अ प्रमोशंस, एंड द टॉप मोस्ट प्लेसेस प्रमोशंस, ठीक। सो दैट इज ऑल अबाउट द कन्वेक्शनल रेनफॉल। इससे ज्यादा की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब जो हम लोग मूव करेंगे वो रहेगा ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। So come to the next point, the orographic rainfall. Second one. Here it is a ocean. ये ओशियन आपने दिखाया है, ठीक।
एंड देन इसको हम लोग दिखाएंगे यहां पर रॉकी माउंटेन, और पहले रॉकी माउंटेन दिखाता हूँ, लेटर ऑन इसको एक एग्जांपल में वेस्टर्न घाट का भी दिखाऊंगा। सो रॉकी माउंटेन की ऊंचाई यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं 5500 मीटर अराउंड में। अब देखिए इस तरफ से विंड्स ब्लो करेगी ओशियन की तरफ से, तो ये वार्म एंड मॉइस्ट एयर है। ये हवा वायु कैसी है? गर्म एवं आर्द्र, ठीक, गर्म एवं आर्द्र वायु है। अब पॉइंट देखिए कि जैसे जैसे ये हवा आएगी तो ये टकराती है पर्वत से, इसका क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे पर्वत से, ये हवा पर्वत से टकराएगी और टकराने के बाद हम लोग अगर देखते हैं ये स्ट्राइक जिसे करती है, बैरियर सामने में आ गया ना, इट विल वर्क्स एज अ बैरियर। अब ये इसको रोक लिया, इसको क्रॉस नहीं कर सकती, तो रोक लिया, तो यहां पर इट विल स्ट्राइक्स, हम लोग अगर देखें सिंपली तो ये हवा ऊपर की ओर अब उठेगी इस प्रकार से, आने वाली हवा ऊपर की ओर मूव करेगी और फिर क्या हो रहे हैं? सेम प्रोसेस विल वर्क्स हियर, सेम प्रोसेस, दैट मीन्स कि पहले DALR की दर से टेम्परेचर कम होगा, फिर WALR के रूप से टेम्परेचर कम होगा, 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर और 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है, ये स्थिति बनेगी यहां पर, ठीक। सो ये जो हवा ऊपर की ओर उठी, ठंडी हुई, फिर से क्लाउड्स का निर्माण हुआ, सेम प्रोसेस है, वही चीज आपको यहाँ पर रिपीट करना होगा कि हवा जैसे जैसे ऊपर की ओर उठती है, ऑलरेडी इसमें नमी की मात्रा क्योंकि सागर की तरफ से आ रही है, व्याप्त है, पर्वत से टकरा कर ये हवा ऊपर की ओर उठेगी, स्ट्राइकिंग हम लोग ट्रिगर इफेक्ट हम लोग इसको शो कर सकते हैं बेसिकली, अगर दिखा दे यहाँ पर, यू कैन मेंशन अ ट्रिगर इफेक्ट ऑल्सो, हाँ, स्ट्राइक्स कर जाना ऊपर की ओर, ट्रिगर इफेक्ट, इसको हम लोग ट्रिगर प्रभाव भी दिखाते हैं, हिंदी में भी ट्रिगर प्रभाव दिखा सकते हैं, ये सब वर्ड बेसिकली फॉर द UPSC है। सो ट्रिगर प्रभाव के द्वारा ये हवा ऊपर की ओर उठेगी, DALR WLR की दर से ठंडी होगी, कंडेंसेशन प्रोसेस काम करेगा, बादल बनेंगे, जलबूंद बनेंगे और फिर क्या होगी? तो बारिश, इससे क्या होने वाली है? तो बारिश होगी। फिर आप दिखा रहे हैं कि इसी से क्या हो रही है? बारिश इन पूरे भागों में। अब जब बारिश हो रही है तो ये पॉइंट आपने जब से दिखाया यहाँ पर, ये कौन सा साइड है? तो सबसे पहले अब जो हम लोग दिखाएंगे कि दिस साइड इज विंडवार्ड साइड, ये जो है पवनामुख दिशा है, और इस तरफ दिखाएंगे लीवार्ड साइड, पवनाभिमुख दिशा है, ठीक, लीवार्ड साइड, जिधर से हवा आती है दोज एरियाज आर कंसिडर्ड एज अ विंडवार्ड साइड, तो जिधर से आप हवा आ रही है उसको हम लोग विंडवार्ड साइड कहते हैं। एंड दिस साइड विल रिसीव ग्रेटर रेनफॉल, इस भाग में बहुत ही तीव्र वर्षा, मतलब ग्रेट रेनफॉल की स्थिति होगी, बहुत अच्छी खासी बारिश होगी, सर्वाधिक वर्षा इस भाग में होगी आपको, ग्रेट रेनफॉल की स्थिति आप इस भाग में देखेंगे, अधिक वर्षा। अब पॉइंट ये है कि ये जो एयर जो इधर की ओर आई, ये जैसे जैसे ऊपर की ओर मूव करेगी, सो इट विल बिकम्स कोल्ड, ऊंचाई के साथ हवा ठंडी हो गई और ये हवा भारी है, अब ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की ओर आ रही है, तो जैसे जैसे ये हवा नीचे की ओर आएगी
सो आप देखेंगे कि हवा वार्म होते हुए जा रही है, नीचे की ओर आने वाली हवा वार्म होते हुए जाएगी इस प्रकार से। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जब एयर मॉलिक्यूल्स नीचे की ओर इतने ह्यूज वॉल्यूम से छोटे से एरिया में आते हैं, सो आपसी एयर मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता है और उनके कोलिजन होने से टेम्परेचर क्या होता है, तो बढ़ जाता है। दैट मीन्स हवा जब भी नीचे आएगी तो वो गर्म होती है और गर्म होने की भी दर क्या होगी, एंड दैट्स द DALR। ध्यान रखिएगा, एसेंडिंग और डिसेंडिंग हम लोग बात करें तो ये डिसेंडिंग है, डिसेंट हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं कि ना डिसेंट वे और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हवा नीचे की ओर आती है, इट विल वार्म अप विद द 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। सो लाइक सी कि इफ देयर इज अ टेम्परेचर ऑफ -15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अगर इसका -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, सो whenever it has to come to the 5500 मीटर, तो 5500 मीटर की ऊंचाई से इसको नीचे आना है, तो इसका टेम्परेचर कितने 55 डिग्री सेल्सियस कम होगा, सॉरी बढ़ेगा यहाँ पर। और जब बढ़ेगा नीचे की ओर, क्योंकि अभी आपने दिखाया कि DALR की दर से ये बढ़ेगा 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, किलोमीटर कर दीजिए डायरेक्ट, तो ये अराउंड में यहां पर जब टेम्परेचर इसका कितना हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए, ऊपरी भाग में -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और निचले भाग में इसका जो टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखिए ये जो भाग है, इस भाग में विंटर सीजन में, रॉकी पर्वत के विंटर सीजन में ईस्ट स्लोप्स पर ये पूरा स्नो कवर्ड एरिया है। पूरा का पूरा ये एरिया जो है, ये हम लोग दिखा रहे हैं, स्नो कवर्ड हो जाता है। अगर हिमालय ना हो तो भारत में भी पूरा दिल्ली तक स्नो कवर्ड हो जाएगा। सो ये स्नो कवर्ड एरियाज फाउंड इन अ विंटर सीजन इन द ईस्ट स्लोप्स or east region of Rocky Mountain in USA, Canada, or when these winds coming down or in a descending order, it increases their temperature, इसकी तापमान बढ़ेगा और it will melt down the whole snow here। ये इस भाग के जितने भी स्नो है उस स्नो को क्या करेगी, तो मेल्ट कर देगी, पिघला देगी, और इस कारण से ये जो हवा है, इस हवा को हम लोग क्या कहते हैं, स्नो ईटर। हम आपको मैंने बताया हुआ है क्लास में, स्नो ईटर हिम भक्षी पवन, और ये पवन कौन सी है, चिनुक। यही पवन कौन सी है, चिनुक, which is also beneficial। How? Because it melt down the whole heat or a snow covered areas of our US and Canada, by which their cultivators are able to grow the wheat cultivation in a summer, in a spring season। So we see कि इस भाग में क्या हो रही, वर्षा नहीं होती है। तो एक तो देखिए पॉइंट क्या होती है, ये आपको लिख के रखना है कि इस भाग में वर्षा नहीं होती है, बट हाउ दीज विंड्स, ये हमने अब वर्षा नहीं होती है तो इसके लिए अच्छा चीज नहीं, बट इस हवा के नीचे आने से, एयर के नीचे आने से जब ये हिमभक्षी पवन बन जाती है, चिनुक पवन, तो इस भाग में क्या हो रहा है, बसंतकालीन गेहूं की खेती होती है। यही प्रेरी का मैदान होता है, बसंतकालीन गेहूं की खेती, ठीक है, बसंतकालीन गेहूं की खेती होती है इस भाग में। सो ये इसके लिए एक बेनिफिशियल चीज है इन हवा के गर्म होने के कारण। सो ये बसंतकालीन गेहूं, स्प्रिंग सीजनल व्हीट कल्टीवेशन लिख के रखना है, स्प्रिंग सीजनल व्हीट कल्टीवेशन, ठीक है, इंग्लिश रहेगा इसका स्प्रिंग सीजनल व्हीट कल्टीवेशन, ठीक है।
सो हमने विंडवार्ड साइड और लीवार्ड साइड दोनों आपको यहां पर दिखाया कि विंडवार्ड साइड में क्या हो रही है, तो वर्षा होती है और लीवार्ड साइड में वर्षा नहीं होती है। ये भी पॉइंट आपने यहां पर दिखाए हैं। ठीक, अब ये जो पार्ट जो बन रहा है, दिस एरिया इज ऑल्सो बिकम्स अ रैन शैडो जोन। ध्यान दीजिएगा, जो लीवार्ड साइड है, रीवार्ड साइड को हम लोग क्या कहते हैं, रैन शैडो जोन भी कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। तो ये जो एरिया, जो पवना विमुख दिशा आपने दिखाया, लीवार्ड साइड दिखाया, क्योंकि उस भाग में बारिश नहीं हो रही है, बारिश केवल और केवल इसी भाग में हो रही है, तो इसको हम लोग रैन शैडो जोन कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश की संज्ञा वहां पर दी जाती है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और यही होता है पर्वतीय वर्षा। एक आपको प्रीलिम्स के हिसाब से एक पॉइंट बनता है कि विश्व एवं भारत की सर्वाधिक वर्षा किस प्रकार की वर्षा से प्राप्त होती है। सो मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया रिसीव्स थ्रू द ओरोग्राफिक रेनफॉल और अ रिलीफ रेनफॉल। इसी को हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल के साथ में एक और नाम आपको मैंने दिखाया था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, अ रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ कॉल्ड वाई, बिकॉज दिस वन इज द माउंटेन, ये माउंटेन है, तो माउंटेन एक रिलीफ हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, असलाकृति हो गया। ठीक है, तो एक दृश्य भूमि है, तो इसलिए इसको हम लोग रिलीफ रेनफॉल भी, पर्वतीय वर्षा भी, ओरोग्राफिक रेनफॉल भी हम लोग इसको कहते हैं। तो इसी सब पॉइंट को आपको सेंटेंस में लिखकर रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, यही सब पॉइंट आप सेंटेंस में लिख कर रखेंगे कि किस तरफ में वर्षा हो रही है, किस तरफ वर्षा नहीं हो रही है, किधर की तरफ सरप्लस मॉइस्चर होगा, वो भी चीज़ ध्यान में रखना है। रैन शैडो एरिया ध्यान में रखना है। अगर हम लोग दो एग्जाम्पल्स और आपको मैं बता दूं, तो दो एग्जाम्पल्स और देख लीजिए, जो मोस्टली क्वेश्चन अभी CDS CAPF में भी आया था, वो ये कि वेस्टर्न घाट अगर बना ले इसे, तो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न साइड ये हो जाएगा और ईस्टर्न साइड ये हो जाएगा। तो वेस्टर्न घाट के ईस्ट स्लोप्स वाला भाग कौन सा हो गया, फिर से लीवार्ड साइड, और लीवार्ड साइड में क्या होगी, वर्षा नहीं होती है। यही रैन शैडो जोन होता है। और इस तरफ में हम लोग देखा है तो पुणे, अगर एग्जाम्पल देखा है तो ये अगर वेस्टर्न घाट है तो इधर की ओर पुणे, इस तरफ में आप दिखाते हैं महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। एक और एग्जाम्पल देखा है तो इधर की आप दिखा दीजिए बंगलुरु, और इस तरफ में आप दिखा दीजिए मैंगलोर। तो मैंगलोर में अधिक वर्षा होगी, महाबलेश्वर में अधिक वर्षा होगी। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो भारत में पिछले 2-3 सालों से 700 सेंटीमीटर, पूरे भारत की सर्वाधिक वर्षा कहां पर हो रही है, महाबलेश्वर। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ इंडिया फ्रॉम द लास्ट 2 or 3 years is occurring in a महाबलेश्वर having a 700 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ठीक है, 700 सेंटीमीटर की वर्षा वहां पर आपको देखने को मिल रही है। जबकि बेंगलुरु में क्या बारिश होती है, 70 से 90 सेंटीमीटर मैक्सिमम हो गया, मोस्टली 70 सेंटीमीटर ही रख लीजिए पुणे और बेंगलुरु की बात करें तो ये भी एक पॉइंट हो गया। एक और आप दिखा सकते हैं कि पैटागोनियन डेजर्ट इन अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में एक पैटागोनियन डेजर्ट है। अब जैसे ये है एंडीज, तो इस भाग में है पैटागोनियन डेजर्ट। बेसिकली इट इज अ प्लेटू, पैटागोनिया का पठार है, बट इट कम्स इन अ डेजर्टेड लैंड। इट जस्ट बिकॉज कि इस भाग में तो बारिश, बादल बनेंगे, बारिश होगी, लेकिन इधर की ओर जब हवा नीचे आती है तो ये बैरन लैंड बन गया हुआ है पैटागोनियन डेजर्ट। डेजर्ट जो है कहाँ पर, अर्जेंटीना। कुछ आप एग्जाम्पल भी देकर इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसी को आपको सेंटेंस में लिखकर रख लेने का है
कि दिस पार्ट इज अ वेटलैंड्स, मतलब इधर की तरफ जो होगा आपको बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है, तो अच्छा खासा इधर की ओर वेट स्थिति होगी, जबकि इधर का भाग जो होगा वो सेमी एरिड होगा। ये जो रेन शैडो जोन का जो एरिया होता है, दिस वन इज अ जोन ऑफ सेमी एरिड एरिया। वृष्टि छाया प्रदेश जो होता है ये सेमी एरिड जोन होता है, अर्ध शुष्क। ठीक है, तो ये आपका हो गया पर्वतीय वर्षा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले भाग की ओर मूव करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि इन चीज़ों को आप अपने सेंटेंस में बनाकर इसको आप लिख सकते हैं। सेंटेंस बना बहुत इजी, जैसे मैंने आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल का सेंटेंस बना के दिखाया कि अ वार्म एंड मॉइस्ट लेदन एयर इज कमिंग टू अ रॉकी माउंटेन और सिंपली और माउंटेन एरियाज एंड ऑब्स्ट्रक्ट बाय द माउंटेन एरियाज, और फिर आपको इस प्रकार से लिख के रख लेना है। ठीक, तो आइए अब जो मूव करते हैं वो आपको साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल की ओर लेकर चल रहे हैं। कंसेप्ट यही सब रहेगा, इसी को आपको अपने माइंड में रखना है। वेस्टर्न घाट और मैंने पैटागोनियन डेजर्ट दोनों अलग से दिए हैं। वेस्टर्न घाट में पुणे, बेंगलुरु, महाबलेश्वर, मैंगलोर का भी एग्जाम्पल आपको दे रखा है। यही लास्ट ईयर सीएपीएफ में भी आया था क्वेश्चन। जब भी कोई भी एयर अपलिफ्ट करती है टेम्परेचर के हिसाब से और अपलिफ्ट करेगी, तो वो एडियाबेटिक लैप्स रेट के हिसाब से कूलिंग होगा उसका। ठीक है, सो कम टू द फ्रंटल रेनफॉल की ओर हम लोग चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज अगर मैं और जोड़ दूं तो ध्यान रखिएगा, इसमें कैटाबेटिक विंड हमने चर्चा किया था, ध्यान में है? एनाबेटिक और कैटाबेटिक, अगर ये पर्वत है, हवा अगर ऊपर की ओर जाती है तो एनाबेटिक ध्यान रखिएगा, और हवा जब नीचे की ओर आती है तो ये होता है कैटाबेटिक विंड। ध्यान में रखने का है कई सारी चीजों को। ठीक है, आइए अब जो देखते हैं वो है फ्रंटल रेनफॉल वाताग्रीय वर्षा की। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे वाताग्रीय वर्षा। ठीक है, वाताग्रीय वर्षा की ओर चलते हैं। वाताग्र मैं कराऊंगा आपको लेटर ऑन, वाताग्र जो हम लोग है वो अलग से करेंगे। फिलहाल फ्रंटल रेनफॉल और साथ में साइक्लोनिक रेनफॉल भी लिख कर रख लीजिए। वाताग्रीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, यहां पर क्या होगा उसको आपको दिखाता हूं कि सिंपली कैसे फ्रंटोजेनेसिस होता है, फ्रंटोलिसिस की स्थिति होती है। इसका एक चैप्टर आपको क्लास में कराऊंगा, जो फ्रंट का चैप्टर होगा। फिलहाल अभी हम लोग एक कॉमन टॉपिक देख रहे हैं कि इस तरफ से एक वार्म एयर आ रही है और इधर से एक कोल्ड एयर आ रही है। ये है कोल्ड, ये है वार्म। तो यहाँ पर
जैसे धर्मेंद्र कह रहे थे कि शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र, वही चीज है भाई। देखिए क्या, चलिए क्या होता है, जैसे ठंडी हवा आ रही और ठंडी हवा थोड़ा ज़्यादा भारी मतलब एक्टिव हो, तो वो जो वार्म एयर है उसको इस प्रकार से ऊपर की ओर उठाएगी। ठीक है, अब ये ठंडी वायु है, इधर की ओर कोल्ड आपने दिखाया, इस तरफ में वार्म, तो ये कन्वेक्स स्लोप के रूप में ऊपर की ओर उठ गया और इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन जोन बन जाएगा इस प्रकार से। ये इन दोनों के बीच का फ्रंट हो जाता है। दिस वन इज कॉल्ड द फ्रंट। सेम प्रोसेस होगा, यू सी कि एयर विल राइजेस अप, इट जस्ट बिकॉज ऑफ द कोल्ड एयर। कोल्ड एयर यहाँ पर क्या कर रही है, ये इसको ऊपर की ओर ढकेलती है। सो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे कि व्हेन द टू एयर masses or a different air masses coming at a place, so cold air will push up the warm air and warm air will rises up and releases their temperature and then forms a clouds। फिर ये क्या बना देगा, क्लाउड्स बन जाएगा, बादल बन जाएगा इस भाग में। और फिर आप देखेंगे कि बारिश जो होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं भागों में बारिश होती है, क्योंकि ये फ्रंट जो होता है इसको जैसे हम लोग वाताग्र कहते हैं। सो दिस वन इज अ ट्रांजिशन जोन बेसिकली। ये जो है ये ट्रांजिशन जोन होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है। और rainfall only occurs in the front areas. You see, rainfall only occurs in the front areas. So this rainfall is called the frontal rainfall. ये जो रेनफॉल कहलाता है ये फ्रंटल रेनफॉल हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाताग्रीय वर्षा। ये जो हो गया क्या, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये हो गया आपके लिए वाताग्रीय वर्षा। ठीक है, ये आपको वाताग्रीय वर्षा की स्थिति हो गई। दोनों के एरियाज में स्टेशन आपको जो फ्रंट बन जाते हैं। ऐसा भी होता है कि जैसे कोल्ड एयर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अब कोल्ड एयर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं तो इसका स्लोप कन्वेक्स नहीं हो पाएगा और फिर ये जो गर्म हवा जो आती है वो ऐसे ऊपर की ओर मूव करेगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ भी इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन जोन की स्थिति होगी। ठीक है, ऐसा संदर्भ बनेगा। तो आप देखिए कि यहाँ जो बारिश जो होगी इस भाग में भी बादल तो बनने हैं। ठीक, बादल तो बनेंगे लेकिन बारिश जो होगी इस भाग में कम होगी। तो ये जो होता है ये बेसिकली वार्म फ्रंट होता है, वीरेंद्र धर्मेंद्र सॉरी, वार्म फ्रंट। और ये जो होता है ये कोल्ड फ्रंट होता है। चर्चा हम लोग करेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में, यहाँ पर नहीं, आज मैं सिर्फ प्रेसिपिटेशन का चैप्टर देख रहा हूँ। सो वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट हम लोग दिखाते हैं। ये बन जाता है क्या, उष्ण वाताग्र, और ये हो जाता है शीत वाताग्र। दोनों में थोड़ा ही अंतर है। बेसिकली दोनों में वार्म एयर विल मूव अपवर्ड्स, बट in one condition warm air is rises above the cold air itself। गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर खुद से ऊपर उठ रही है, बट यहां पर जो है ठंडी हवा will forces to uplift the warm air into atmosphere। दोनों में यही होता है, इसलिए इसको कोल्ड फ्रंट और इसको हम लोग वार्म फ्रंट कहते हैं। और इससे होने वाली वर्षा जो होती है वही आपको होती है कौन सी वर्षा, दैट इज द फ्रंटल रेनफॉल, वाताग्रीय वर्षा हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, बाकी जो साइक्लोनिक रेनफॉल जो होता है, तो साइक्लोनिक रेनफॉल अगर हम लोग देखें तो ये कन्वेक्शनल रेनफॉल के रूप में ही होता है अगर ट्रॉपिकल एरियाज में है तो। साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम लोग चर्चा करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर्स इन अ कन्वेक्शनल टाइप रेनफॉल। ये कन्वेक्शनल टाइप रेनफॉल होगा
जबकि जो फ्रंटल रेनफॉल है इट इज अ टेम्परेट साइक्लोन। ये टेम्परेट साइक्लोन में आपको देखने को मिलता है। यही है शीतोष्ण चक्रवात। इसे हम लोग क्या कहते हैं, शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। फ्रंटल रेनफॉल इज अ टेम्परेट साइक्लोन बेसिकली, ठीक है। और इनके एरियाज कौन कौन से होंगे, कहां पर, किन भागों में? सो इट अकर्स इन अ मिड लैटिट्यूड एरियाज। ये मिड लैटिट्यूड के एरियाज में होंगे। 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक आपको देखने को मिलेगा ये मिड लैटिट्यूड में, और बेसिकली इन अ टेम्परेट रीजन। किन भागों में? तो टेम्परेट रीजन में, शीतोष्ण प्रदेशों में होने वाली वर्षा है ये। शीतोष्ण प्रदेशों में होने वाली ये वर्षा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बेसिकली ये मध्य अक्षांशों में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपका पर्वतीय, और इसके बाद आप फ्रंटल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल देख रहे हैं। और देन हम लोग अगर इसके बाद मूव करेंगे तो ठीक है, अगर इसी में हम लोग अगर बात करें, जैसे मैंने बताया फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंटोलिसिस वर्ड यूज किया था अभी, बस एक छोटा कंसेप्ट दे दो, बाकी फ्रंट में मैं लिखवाऊंगा ही इसको आपको। जहां पर ये दोनों वाताग्र बनते हैं, तो यहाँ वाताग्र बन रहे, जनन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द फ्रंटोजेनेसिस। और जब ये दोनों अलग होने की स्थिति पर आएंगे, वही वाताग्र क्षय होता है, उसको फ्रंटोलिसिस हम लोग कहते हैं। हाँ, इट विल कवर इन अ नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको कवर करेंगे। फिलहाल साइक्लोनिक रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल में इतना ही रहेगा। इसी को आपको सेंटेंस में लिखकर रखना होगा, यही आप सेंटेंस में लिखकर रखेंगे, ठीक है। देन जो आगे मूव हम लोग करते हैं, एक मानसूनल रेनफॉल भी मैं आपको दिखा देता हूं। एक बाकी अब ध्यान रखिएगा कि कैरेक्टराइज्ड क्या किया गया, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उन क्वेश्चंस के डिमांड पर आप बेसिकली देखेंगे। मैं छोटा सा एक फिगर सिर्फ दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बाकी तो इंडियन मानसून में इसकी हम लोग चर्चा करेंगे बैच में। बाकी उम्मीद है सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होंगी, और मेहनत करना है। यूपीएससी का एग्ज़ाम कंसेप्ट का डिमांड करता है, उन्हीं कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा बेहतर कंटेंट के साथ आप अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस कर पाएंगे, मेटलाइज कर पाएंगे, यू विल गेट योर मार्क्स एज अ रिवार्ड, ठीक। सो सी, मॉनसूनल रेनफॉल भी आपको दिखाता हूं। होता क्या है, जैसे कि ये 0 डिग्री की इक्वेटर लाइन है, ये है 0 डिग्री की इक्वेटर लाइन हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसमें क्या होगा, जैसे समर सीजन आएगा, एक अलग से ही फिगर बनाऊंगा, इसमें आप विंटर को यहाँ पर देखेंगे। तो समर सीजन में क्या होता है कि जो लाइन जो होती है आईटी सीजेड की, वो चेंज हो जाती है। लाइन जो होती है, जैसे आप अगर देखें तो एरिया आईटी सीजेड का तो ये है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। यहाँ पर दोनों तरफ से आने वाली जो विंड्स है वो यहाँ पर कन्वर्ज करती है, हवा ऊपर उड़ती है और बादल बनते हैं, बारिश होते रहती है, ठीक है। बट हम लोग अगर देखें तो बेसिकली ये जो आईटी सीजेड की जो लाइन है वो इस प्रकार से मूव कर जाएगी। ये जो आईटी सीजेड है, इसको जब ऊपर मूव कर जाती है, यही कहलाता है एनआईटीसी। ये नॉर्दर्न इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस का लाइन बन जाता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें ये रेखा 20 डिग्री से
30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक पहुंच जाती है, क्योंकि ये रेखा जो होती है, ये जो एरिया जो होता है 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ का एरिया होता है 10 डिग्री का। तो ये जो भाग है वो ऊपरी भाग में पहुंच जाता है NITC। यही आपका होता है क्या, थर्मल इक्वेटर। इसी को हम लोग थर्मल इक्वेटर भी संदर्भ देखते हैं। ठीक है, अब जब ये लो प्रेशर का जोन है और इट शिफ्टेड टू नॉर्थवार्ड्स, ये ऊपर की ओर शिफ्ट कर गया, यहां से अब आप हटा दीजिए इसको, तो इन भागों में लो प्रेशर की स्थिति बनेगी और हवा जो चलती है, देखिए अभी इसका डायरेक्शन जो है साउथ ईस्ट है, और जैसे ही ये हवा इक्वेटोरियल लाइन को पार करेगी, इट विल टर्न टू देयर राइट हैंड साइड बाय द फेरल्स लॉ। फेरल का नियम कहता है कि जब भी कोई हवा दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर मूव करती है, या फिर हवा नॉर्थ हेमिस्फीयर में चलती है, तो अपने दाहिनी ओर मुड़ती है। करवा चुका हूं मैं आपको ये अच्छा खासा पॉइंट। और अगर वो अपने साउथ हेमिस्फीयर में चलती है तो बाईं ओर मुड़ जाती है। जैसे साउथ हेमिस्फीयर में देखिए, ये हवा जो चल रही है, तो चलना तो सीधे चाहिए था, लेकिन चल कैसे रही है, बाईं ओर। ये हवा कैसे चल रही है, दाहिनी ओर। तो ये कोरियालिस बल का प्रभाव भी हम लोग इस पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली कोरियालिस बल का प्रभाव नहीं होता ITCZ के एरिया में। तो ये हवा जब ऊपर की ओर पहुंचेगी तो इधर से भी एक हवा आ रही होगी, ठीक, और इधर से भी हवा आएगी, दोनों इस भाग में कन्वर्ज होते रहेगी, और इस भाग में आपको ITCZ के शिफ्टिंग से भी क्या होगा, बारिश होगी। और ये हवा जो अपने साथ क्या लेकर आती है, तो ये हवा अपने साथ मॉइस्चर को लेकर आती है। ये हवा अपने साथ मॉइस्चर को लेकर आई, नमी को लेकर आ रही है, क्योंकि ये किस प्रांत से, किस भाग से होकर आ रही है, तो ये है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर की तरफ से आ रही। तो अगर ट्रेड विंड्स की बात करें, तो ट्रेड विंड्स अगर हम लोग देखें, तो ये ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हो जाएगा, और ये वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स हो जाएगा, और फिर ये ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हो जाएगा। जैसे ये ईस्ट की तरफ से आ रही है, तो इसे हम लोग ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स कहते हैं, जबकि ये वेस्ट की तरफ से जाएगी तो इसको हम लोग वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स कह देंगे, और ये भी ईस्ट की तरफ से आएगी तो ये हो जाएगा ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। हम लोग सिर्फ अभी वर्षा की बात कर रहे हैं कि मानसूनल रेनफॉल कैसे होता है, बाकी तो मानसून की चर्चा अच्छा खासा हम लोग करेंगे। आप जानेंगे इंडियन ओशियन डाइपोल को भी, ठीक है, और इवन आप जानेंगे कि अल्निनो मोडाकी तक हम लोग चर्चा करेंगे सारे के सारे का, ठीक है। तो ये मानसूनल रेनफॉल हम लोगों ने दिखाया, ये साउथ वेस्ट मानसून से होने वाली वर्षा है। अगर इसी को हम लोग अगर चेंज कर ले, मान लीजिए इसी ये ध्यान में आ रहा होगा, मैं इस कंसेप्ट आपको बताया, बाकी तो मानसून में चर्चा करेंगे। अगर इसी को हम लोग समर के स्थान पर विंटर अगर कर दे, तो विंटर में भी नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होती है। आप सबने पढ़ा होगा कि कोरोमंडल तट पर नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होती है। तो विंटर में क्या होता है कि ये लाइन जो होती है SITC, वो नीचे की ओर चली गई होती है, साउथवर्ड्स। तो नीचे की ओर जाने के कारण क्या होगा कि हवा जो होती है वो इस तरफ से आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये जो कोरोमंडल का तट जो होता है, इन भागों में विंटर सीजन में बारिश होती है। तो जब भी आपको मेंस में लिखने का मौका मिलेगा, तो आप मॉनसूनल रेनफॉल भी अगर चाहे तो आप दिखा सकते हैं। छोटा सा 2 फिगर बनाना होगा, 2-4 लाइन लिखने होंगे, उससे आने पूरा मानसून थोड़ी लिखना है, जो चीज बोला जाता है वही लिखना होगा सिर्फ और सिर्फ। तो आप यहाँ पे विंटर सीजन का भी दिखा करके इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स आई, और फिर इस भाग में यहाँ पर क्या हुई, तो बारिश हुई। इसको ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स आप दिखा सकते हैं, ठीक है, ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स आप दिखा सकते हैं। तो यही मानसूनल रेनफॉल हो जाता है, ठीक। तो ये सब हमने अभी मानसून का एक पॉइंट देखा है। नेक्स्ट जो आएंगे, कभी जो क्वेश्चन बनता है, तो ये संसार में वर्षा के वितरण के स्वरूप पर। तो अब जो है एक पॉइंट हम लोग मेंस के संदर्भ में सिर्फ लिख के रखेंगे और फिर आगे चलते हैं।
सो अभी जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, संसार में वर्षा वितरण। ये मैं कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा, उसको आपको लिख कर रखने हैं, जो मेंस पर्पस से ही ओनली काम आएगा। इवन इसके आप कुछ पॉइंट प्रीलिम्स में ही बना पाएंगे, ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में नहीं बनेगा। कैसे बनेगा दिखाता हूं अभी। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि तटीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा होगी, जहां पर पर्वतीय भाग है वहां पर अधिक वर्षा होगी, आंतरिक भागों में होगी, किन भागों में अधिक वर्षा होगी, इक्वेटोरियल में होगी, पोलर में होगी। तो उसी पॉइंट को हम लोग मूव करेंगे, यहाँ पर जानेंगे। क्योंकि होता क्या है कि पृथ्वी पर अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न वर्षा देखने को आपको मिलती है। उनके वितरण अलग होते हैं, उनकी मात्रा अलग होती है, उनके टाइप्स अलग अलग होते हैं। वो वर्षा अधिक भी होती है, कम भी होती है, तो वो सारा चीज डिपेंड करेगा। एक हेडिंग करेंगे हम लोग, संसार में वर्षा वितरण, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ठीक है, आते हैं इसके पॉइंट पर। सबसे पहले जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो पहला पॉइंट तो आपका यही रहेगा कि सामान्यतः विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटते जाती है। पहला पॉइंट इंग्लिश रहेगा इसका कि इन जनरल as we proceed from the equator towards the poles, in general as we proceed from equator towards the poles, rainfall goes on decreasing steadily. Rainfall goes on decreasing steadily. धीरे धीरे, रैपिडली नहीं है, स्टेडली, धीरे धीरे हमने वर्ड यूज किया है। तो जो हिंदी है वही इंग्लिश लिखवाता हूं बेसिकली। नेक्स्ट जो आएंगे कि विश्व के तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों की हम लोग बात कर रहे हैं, विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपीय और महाद्वीपीय आंतरिक भाग या महाद्वीपों के आंतरिक भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है। विश्व के तटीय प्रदेशों में आंतरिक महाद्वीपों के आंतरिक भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि ये मॉइस्चर लेदन एयर यहाँ पर पहुंच जाती है। इंग्लिश से कंप्लीट करेंगे। द कोस्टल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, द कोस्टल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड रिसीव greater amounts of rainfall, receive greater amount of rainfall to the interiors of the continent, to the interiors of the continent। ठीक है, एक और इसी में पॉइंट जोड़ सकते हैं या फिर अलग से लिख लीजिए कि विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है, क्योंकि वहां जल की अधिकता होने के कारण वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है। क्योंकि वहां जल की अधिकता होने के कारण वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है। इंग्लिश कंप्लीट करेंगे। The rainfall is more over the oceans. The rainfall is more over the oceans than on the land area, than on the land area or land masses of the world because of being a great source of water, being a great source of water where evaporation maximum occurs. Being a great source of water, being where evaporation or maximum occurs. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि विषुवत रेखा से 35 से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य
विषुवत रेखा से 35 से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है। पूर्वी तटों पर अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है। अगर मान लीजिए कि इस प्रकार का कोई आइलैंड मतलब कॉन्टिनेंट है, तो इसके पूर्वी भागों में 30-40 डिग्री तक पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होगी और 40 डिग्री के बाद पश्चिमी भागों में अधिक वर्षा होगी 65 डिग्री तक। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए इस पॉइंट को कि क्या लिखे हैं कि विषुवत रेखा से 35 से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिम की तरफ यह घटते जाती है। तथा पश्चिम की ओर यह घटते जाती है। इंग्लिश रहेगा between the latitudes 35 degree and 40 degree north and south of the equator, between the latitudes 35 degree and 40 degree north and south of the equator, the rain is heavier on the eastern slopes, और ईस्टर्न पार्ट करेंगे, ईस्टर्न कोस्ट कर दीजिए। The rain is heavier on the eastern coast and goes on decreasing towards the west, and goes on decreasing towards the west। पहले इसी कंप्लीट कर लिए। बट बिटवीन 45 डिग्री एंड 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, बट बिटवीन 45 डिग्री एंड 65 डिग्री, जैसा भी बताया था मैंने, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, ड्यू टू वेस्टर्लीज विंड्स, western side of continents gets heavy rainfall and it decreases from coastal areas towards east, gets heavy rainfall and it decreases from coastal towards east। हिंदी कंप्लीट कर लेंगे कि लेकिन विषुवत रेखा से 45 डिग्री तथा 65 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, 45 डिग्री एवं 65 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में, मान लीजिए कि 45 डिग्री नॉर्थ है, ये 65 डिग्री साउथ नॉर्थ है, तो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पछुआ पवनों के द्वारा काफी तीव्र वर्षा होती है। पछुआ पवनों के द्वारा काफी तीव्र वर्षा होती है एवं आंतरिक भाग की ओर जाने पर यह धीरे धीरे कम होते चली जाती है। एवं आंतरिक भाग की ओर जाने पर यह धीरे धीरे कम होते जाती है, घटते जाती है। ठीक, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट रहेगा विश्व में जहां भी पर्वत या पहाड़ सागर के सागरीय तट के समानांतर होते हैं, उनके पवनामुख ढालों पर, और पवनामुख को पवनाभिमुख भी ऐसे हम लोग कहते हैं। विमुख अलग होगा, ये भीमुख अगर लिखकर आ जाए तो ठीक है। एक होता है भीमुख और एक हो जाएगा विमुख। तो इस पर अधिक वर्षा होगी, इस पर वर्षा बहुत ही रेयरेस्ट। जहां भी पर्वत या पहाड़ तटीय क्षेत्रों के समानांतर पाए जाते हैं, सागरीय तटीय भागों के समानांतर पाए जाते हैं, वहां वर्षा की मात्रा पवनामुख
भागों में अधिक होती है एवं पवनाभिमुख भाग में की तरफ घटते जाती है, पवनाभिमुख भाग की तरफ घटते जाती है। ये रहेगा नेक्स्ट। वेयर एवर माउंटेन्स रन पैरेलल टू द कोस्ट, वेयर एवर माउंटेन रन्स पैरेलल टू द कोस्ट, the rain is greater on the coastal plain, the rainfall is greater on the coastal plain area, comma देकर coastal plain area on the windward side, coastal plain area on the windward side, and it decreases towards the leeward side, and it decreases towards the leeward side. ठीक है। अब जो आ रहे हैं एक पॉइंट में, एक अलग से एक पॉइंट लिखा रहा हूं, ये तो वितरण हो गया संसार में। एक जो आपको लिखना है वो एक हेडिंग करेंगे कि वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर, वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को निम्नलिखित रूपों में जाना जाता है। वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को निम्नलिखित रूपों में जाना जाता है। इंग्लिश रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल प्रेसिपिटेशन, on the basis of the total amount of annual precipitation, major precipitation regimes, major precipitation regimes, इस वर्ड को यूज करेंगे, regimes of the world are identified as follows, of the world are identified as follows। ठीक है। जैसे कई सारे क्षेत्र है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है, तो अभी हम लोग उसकी चर्चा वहां पर, जैसे इक्वेटोरियल भागों में अधिक होती है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के पश्चिमी भागों में अधिक होती है, तो उसी को आप यहाँ पर लिख के रखेंगे कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा, विश्व की सर्वाधिक वर्षा विषुवतीय क्षेत्र, विषुवतीय क्षेत्र विषुवतीय क्षेत्र शीतोष्ण प्रदेशों में, शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी भाग में तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में होती है, जो वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वाली जो वर्षा, आप देखिए इसको कैसे और लिख के रख सकते हैं, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, देखिए याद कैसे होगा इसको, इंग्लिश में लिखवा देता हूं पे। एक तो आप यहां पर दिखाएंगे कि इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन हो गया फर्स्ट। सेकेंड, वेस्टर्न पार्ट ऑफ माउंटेन फाउंड ऑन western coast of continent
इन टेम्परेट रीजन, हिंदी आपने लिखा है इन टेम्परेट रीजन। तीसरा एक वेस्टर्न पार्ट ऑफ माउंटेन फाउंड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट और सिचुएटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इन टेम्परेट रीजन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तीसरा जो रहेगा कोस्टल एरियाज ऑफ द मानसून लैंड, कोस्टल एरियाज ऑफ द मानसून लैंड। ये 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है। और इसको ऐसे लिख रख सकते हैं, विंडवार्ड स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ये हमने अगर विंडवार्ड स्लोप की अगर चर्चा किया है तो विंडवार्ड स्लोप भी लिख के रख सकते हैं कि विंडवार्ड स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स along mountains along the western coast, along the western coast, इस पॉइंट को मेंशन कर लेंगे, in the cool temperate zone और in a temperate zone, सिंपली cool लगाइए नहीं लगाइए, in a temperate zone एक ही चीज है, दोनों लिख के वेस्टर्न पार्ट ऑफ माउंटेन। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ माउंटेन क्या, विंडवार्ड स्लोप्स ऑफ माउंटेन, यही हो गया। ठीक है, फाउंड ऑन वेस्टर्न कोस्ट और अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं ऑफ कॉन्टिनेंट इन द टेम्परेट जोन। तो इसको भी आप लिखकर 2 की जगह पर रख सकते हैं। सेंटेंस जैसा भी आप फॉर्म करना चाहे अपने हिसाब से सेंटेंस आप बना के रख सकते हैं। तो ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वाला हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग आ रहे हैं 100 से 200 सेंटीमीटर वाले पे। देन जो आइए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ कहाँ होगी उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ऐसे ही दिखाना होगा 200 सेंटीमीटर से अधिक, 100 से 200 सेंटीमीटर और उससे कम वाले में। तो अब यहां पर दिखाएंगे सेकेंड नंबर वाले पे 100 से 200 सेंटीमीटर और इसमें लिख के रखना है कि महाद्वीपों के आंतरिक भागों में 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। इंग्लिश इसका रहेगा कि इंटीरियर कॉन्टिनेंटल एरियाज रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। Interior continental areas receive moderate rainfall varying from 100 to 200 centimeter, varying from 100 to 200 centimeter per annum वार्षिक। The coast, इसी में next point, the coastal areas of the continents receive moderate amount of rainfall. The coastal areas of the continents receive moderate amount of rainfall. ठीक है, देन आइए 50 से 100 सेंटीमीटर वाले पर 50 से 100 सेंटीमीटर भी दिखाएंगे तीसरा नंबर और फिर 50 से कम। ठीक है, तो ये आप लिख के रखेंगे द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द ट्रॉपिकल लैंड, द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द ट्रॉपिकल लैंड उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी एवं आंतरिक भागों में तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी एवं आंतरिक भागों में वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। The central parts of the tropical land and the eastern and interior parts of the temperate lands receive rainfall. The central parts of the tropical land and the eastern
and interior parts of the temperate range receives rainfall varying between 50 to 100 centimeter per annum, varying from 50 to 100 centimeter per annum. ठीक है, ये भी रहेगा. नेक्स्ट लिखेंगे लेस देन 50 सेंटीमीटर पर एनम. अब हो गया लेस देन 50 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये भी लिख के रख लीजिए कि एरियाज लाइंग इन द रेन शैडो जोन, एरियाज लाइंग इन द रेन शैडो जोन of the interior of the continents, महाद्वीपों के भीतरी भाग और आंतरिक भाग के वृष्टि छाया क्षेत्र तथा ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है. महाद्वीपों के आंतरिक भागों के वृष्टि छाया प्रदेश एवं ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है. एरियाज लाइंग इन द रेन शैडो जोन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड हाई लैटिट्यूड्स रिसीव वेरी लो रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर पर एनम, लेस देन 50 सेंटीमीटर पर एनम. ठीक है, तो ये भी लिख के रखेंगे. आजकल जो अर्बन हीट आइलैंड का जो एक टॉपिक चलता है, अर्बन हीट आइलैंड, उष्मा द्वीप, उष्मा नगरीय द्वीप जो होता है, तो तापमान अधिक होने के कारण वहां पे कन्वेक्शन ज्यादा हो जाते हैं, हवा बहुत तेजी से ऊपर की ओर उड़ती है, ठंडी होती है, बारिश की स्थिति बदल जा रही है, पैटर्न चेंज हो जा रहे हैं. उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे. उन सब चीजों को रेन गेज के द्वारा हम लोग देखते हैं कि रेनफॉल का मेजरमेंट होता है, तो वो भी आप प्री के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, रेन गेज जो होता है. ठीक है, और आज नहीं तो यहीं तक रखते हैं. इसके आगे जो एक टॉपिक रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, जो कि होगा कौन सा, फ्रंट कराऊंगा. बट फ्रंट से पहले एयर मासेस को हम लोग देखेंगे, वायु राशि, कैसी कैसी वायु राशियाँ होती है जनरल स्टडीज के संदर्भ में, और कुछ उसमें झलक ऑप्शनल का भी आप देख ही लेते हैं, तो वो हम लोग कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, और इस क्लास में फिर इसके आगे हम लोग बहुत ही जल्द फिर मुलाकात होगी कल ही आप लोगों से क्लासरूम में. तो इतना ही आज रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद.